जय हिंद क्लास। आज हम अपना पुराना टॉपिक में एक जो नया पार्ट है वो देखते हैं। जो हमारा पुराना टॉपिक था लिटरेरी सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उसको हम लोग ने 3 भागों में बांटा था। पहला था धार्मिक साहित्य जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ये सब किए थे। दूसरा था हमारा लौकिक ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें हम लोग ने बुद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ किए थे। और तीसरा हमारा आता था जो विदेशियों का विवरण, वो आज हम करते हैं। जो विदेशी यात्री थे उनका विवरण जो है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास होगी जिसमें हम विदेशी यात्रियों का जो वृत्तांत है, जो विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में कहा है या कौन सी पुस्तक लिखी, वो आज हम आज ही की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और ये भी जो टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपरों में बहुत पूछा जाता है। जो नेट का पेपर होता है इसका एक क्वेश्चन जरूर नेट के पेपर में मिलता है। जो पूरा टॉपिक हमने कल 3 क्लासें जो होंगी इसकी, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको नेट के पेपर में जरूर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के बारे में विदेशियों का विवरण। तो पहले हमारे हैं स्काई लेक्स, जो ईरानी शासक था दारा, उसका यहाँ का ये यूनानी सैनिक था। जो स्काई लेक्स था वो ईरानी शासक दारा का यूनानी सैनिक था। तो क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ लेता है कि स्काई लेक्स किसके यहाँ यूनानी शासक था, तो दारा के यहाँ। दारा कहाँ का शासक था? ईरान का। तथा हिकेटियस मिलेटस ये नामक यूनानी लेखकों की रचनाओं से भारत की केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक का ज्ञान प्राप्त होता है। जो भारत का पुराना हम जरा सी मैप बनाते हैं तो किस इस प्रकार जाएगा। इसमें ये तो पहले, अब ये J&K हो गया। जो पुराना हम सिंधु नदी का क्षेत्र बनाते हैं तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी किनारे किनारे बताई गई है। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी इसका हिस्सा बसता है। तो जितना ये क्षेत्र बताया है इन दोनों ने, स्काई लेक्स और हिकेटियस ने, वो इसके सिंधु नदी के आसपास का बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग कही जाती थी, वो उसके आगे भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा काल, ये सब अब इसी के बाद शुरू होता है। तो उसमें ये हम अच्छे से समझेंगे। तो स्काई लेक्स और हिकेटियस मिलेटस ने भारत को केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक का ही ज्ञान इन्होंने बताया। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहीं तक की इन्होंने बताया, उसके आगे का ये नहीं बता पाए। उसके आगे चलते हैं। और दोनों ही हेरोडोटस के पूर्ववर्ती थे। मतलब कि हेरोडोटस जो हमारे विदेशी यात्रियों में से प्रमुख माने जाते हैं, मतलब विदेशी यात्री नहीं थे, विदेशी राइटर थे, उसमें सबसे प्रमुख माने जाते हैं। और इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। कहाँ के? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये भी आगे मिलते हैं कहीं ना कहीं। तो हेरोडोटस के पूर्ववर्ती थे, मतलब कि ये पूर्वगामी थे, पहले के थे। इसके अगले हमारे जो विदेशी यात्री हैं टेसियस, ये ईरानी राजवैद्य थे। तो क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार पूछ लेता है कि टेसियस कौन थे? ईरानी राजवैद्य थे, ईरानी वस्तुकार थे, या ईरानी व्यापारी थे? कौन थे? तो ईरानी राजवैद्य थे। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ईरानी राजवैद्य कौन थे? टेसियस। और ये कभी भारत में नहीं आई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेसियस कभी भारत नहीं आए। जो भारत से व्यापार करते थे, जो व्यापारी थे या जो यहाँ घूमने आते थे, वो जब वापस ईरान जाते थे तो उनकी बातों के द्वारा ही इन्होंने अपनी किताब लिखी थी। किताबों के द्वारा ही इन्होंने भारत के बारे में बताया था। तो टेसियस कभी भारत नहीं है। और हेरोडोटस भी कभी भारत नहीं है, जो इतिहास के पिता कहे जाते हैं। तो हेरोडोटस और टेसियस ये 2 नाम याद रखिए कि कभी भारत नहीं आए। इन्होंने जो भारत के बारे में लिखा है वह व्यापारियों से या जो यहाँ घूमने आते थे वो वापस जब जाते थे तो उनके बारे में लिखा है। और भारत पर इंडिका एवं फारस पर पारसिका लिखी। जो टेसियस थे उन्होंने भारत पर इंडिका लिखी। तो भारत पर इंडिका किस लेखक के द्वारा लिखी गई? टेसियस के द्वारा। और फारस पर पारसिका किसके द्वारा लिखी गई? ये भी टेसियस के द्वारा। चलिए, जो हमारा हेरोडोटस थे, बहुत देर से हम दोनों में आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। कि वैसे ये जीएस का भी क्वेश्चन बन गया, जो जीएस हमारी पेपरों में पूछी जाती है उसका भी एक क्वेश्चन बन गया, और हिस्ट्री का एक क्वेश्चन तो है ही। तो हेरोडोटस को किस नाम से जाना जाता है? इतिहास के पिता के नाम से जाना जाता है। और हिस्टोरिका नामक ग्रंथ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी। जो हिस्टोरिका इन्होंने लिखी थी, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ, वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी थी। इसमें भारत और फारस के या ईरान के संबंध पता चलते थे। और ये भी जैसे टेसियस भी भारत कभी नहीं है, तो हेरोडोटस भी कभी भारत नहीं आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे के जो यात्री थे उनकी किताबें देखते हैं।
चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। जो हमारे अगले विदेशी यात्री हैं एरिस्टोब्यूलस, इनकी पुस्तक का नाम कौन सा है? युद्धों का इतिहास। तो युद्धों का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एरिस्टोब्यूलियस द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में, युद्धों के इतिहास में, इन्होंने भारत के बारे में भी जिक्र किया है। तो क्वेश्चन एक और यहां बनता है कि सिकंदर के साथ भारत आया, तो वो सिकंदर था जो सिकंदर के साथ भारत आया, तो कौन था? एरिस्टोब्यूलस था। तो सिकंदर के साथ कौन भारत आया था? एरिस्टोब्यूलस। अगले हमारे मेगास्थनीज, इसको सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कहा जाता है। तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था उसका राजदूत था। और ये किसके कार्यकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? मेगास्थनीज आया था। और भारत में कितने वर्ष रहा था? 14 वर्ष। तो पुस्तक इसकी कौन सी थी? इंडिका। मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, इसने पुस्तक तो लिखी लेकिन उसका मूल रूप जो आज है वो उपलब्ध नहीं है। और JW मैक्क्रीडल ने इतिहास इंडिका को अंग्रेजी भाषा में लिखा। किसने इंडिका को अंग्रेजी भाषा में लिखा? JW मैक्क्रीडल ने। तो और इंडिका किसकी थी? मेगास्थनीज की। इसको अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा? JW मैक्क्रीडल ने। और अगले हमारे डाइमेकस कौन थे? सीरियाई राजा एंटीयोकस का राजदूत। जो सीरियाई राजा था एंटीयोकस, उसका राजदूत था कौन? डाइमेकस। और बिंदुसार के दरबार में रहा। जो हमारे बिंदुसार सम्राट हुए थे उनके दरबार में कौन आया? डाइमेकस आया है। उसके बाद डायोनीसियस, मिस्र के नरेश टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस का राजदूत। तो क्वेश्चन यहां से ऐसा पूछा जाएगा कि टॉलमी सेकेंड का एक अन्य नाम क्या है? मिलाडेल्फास। ये कहाँ के राजा थे? मिस्र के। और इनका राजदूत जो भारत आया कौन सा था? डायोनीसियस। किसके दरबार में आया? अशोक के दरबार में। तो क्वेश्चन यहाँ से मैचिंग से पूछ लेता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त सेकेंड के। और डाइमेकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के। डायोनीसियस किसके दरबार में आया? अशोक के। इस प्रकार ये मैचिंग पूछ लेता है कभी कभी। तो इनको भी याद रखिए कि कौन किसके दरबार में आया है। ये क्वेश्चन मैचिंगों में पूछा जाता है, अन्य तरीके से भी पूछ लेगा। चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं। चलिए हमारे अगले हैं प्लिनी द एल्डर। इन्होंने लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्टोरिका लिखी। तो नेचुरल हिस्टोरिका लैटिन भाषा में किसके द्वारा लिखी गई? प्लिनी द एल्डर द्वारा। और इसने नेचुरल हिस्टोरिका जो लिखी है उसमें 6 अध्याय में भारत का वर्णन है। तो 6 अध्याय में भारत के बारे में किसने बताया है? प्लिनी द एल्डर ने। कौन सी पुस्तक में? नेचुरल हिस्टोरिका में। और किस भाषा में? लैटिन भाषा में। और ये मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित है। तो मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित कौन से पुस्तक? नेचुरल हिस्टोरिका। और इटली का यात्री था जो ये हमारा था प्लिनी द एल्डर, इटली का यात्री था। तो प्लिनी ने एक बात कही थी कि रोम से भारी मात्रा में भारत को निर्यात होने वाले सोने के लिए दुख प्रकट करता है। तो ये पूछा जाए कि कौन रोम से भारी मात्रा में भारत को निर्यात होने वाले सोने के लिए दुख प्रकट करता है? किस विदेशी शासक ने कहा है? तो प्लिनी द एल्डर ने या प्लिनी ने, मतलब प्लिनी याद कर लीजिए, प्लिनी द एल्डर आप बड़ा नाम है। भारतीय वनस्पति खनिज एवं पशुओं की जानकारी दी। तो किसने भारतीय वनस्पति खनिज व पशुओं की जानकारी दी है? तो प्लिनी ने। तो अगले हमारे टोलेमी, ग्रीक भाषा में ज्योग्राफी लिखी। तो टोलेमी ने क्या लिखा है? ज्योग्राफी। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। तो इस प्रकार याद कर लीजिएगा। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, इसके लेखक अज्ञात हैं और ये ग्रीक भाषा में। तो पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी किस भाषा में है? ग्रीक भाषा में। और इसका क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि विलियम हार्वेसॉफ ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो विलियम हार्वेसॉफ ने कौन सी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया? पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी का। उसके अगले हमारे हैं जस्टिन, इन्होंने साल संग्रह लिखी। तो साल संग्रह किसकी पुस्तक है? जस्टिन की। तो जस्टिन ने क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि जस्टिन का कथन कौन सा है? या सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका एवं यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका एवं यूनानी क्षत्रपों की हत्या कर दी। तो जस्टिन का है। यहाँ एक शब्द आया जुआ।
तो जुआ का अर्थ वो नहीं जो ताश पत्तों के साथ खेला जाता है जिसमें इक्का बादशाह बेगम गुल्ला होते हैं। यहाँ जुआ का अर्थ है कि जो दो बैलों के ऊपर जो हल जोतते समय वो रख दिया जाता है, लकड़ी का फंसाया जाता है, उसको जुआ कहते हैं। यहाँ जुआ का अर्थ वो नहीं जो ताश पत्तों के साथ खेला जाता है। तो चलिए ये हमारा हो गया है। तो इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, स्ट्रैबो देखते हैं। स्ट्रैबो ज्योग्राफी लिखी, इन्होंने भी ज्योग्राफी लिखी थी ग्रीक भाषा में, टोलेमी के तरीके। टोलेमी में ने भी ज्योग्राफी लिखी थी ग्रीक भाषा में, स्ट्रैबो ने भी ज्योग्राफी लिखी ग्रीक भाषा में। अगर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा। अगर दोनों ऑप्शन देगा तो ए या बी करके ऐसे दोनों लिखेगा। तो याद रखिएगा, स्ट्रैबो या टोलेमी ने दोनों ने ज्योग्राफी लिखी और वो भी ग्रीक भाषा में। और जो ज्योग्राफी लिखी है इसमें 17 खंड हैं, जो 17 खंडों में बांटा है, 17 भागों में बांटा है ज्योग्राफी को। और भारत के बारे में भी जानकारी ज्योग्राफी मिलती है। और स्ट्रैबो ने एक बात कही थी, जो डायमैक्स को सबसे बड़ा झूठा बताया था तथा मेगास्थनीज को डायमैक्स के बाद सबसे बड़ा झूठा बताया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, स्ट्रैबो ने किसको सबसे बड़ा झूठा बताया, डायमैक्स को, या डायमैक्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा झूठा किसको बताया, मेगास्थनीज को बताया है। उसके आगे चलते हैं। एरियन नामक हमारे जो अगले विदेशी थे, इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक पुस्तक लिखी। तो इंडिका या सिकंदर का आक्रमण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, एरियन द्वारा। और ये मेगास्थनीज की इंडिका पे आधारित है, जो मेगास्थनीज की इंडिका है उस पर आधारित है। इंडिको प्लेस्टेज जो कॉस्मो थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी। तो क्रिश्चियन टोपोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई, कॉस्मस द्वारा। और कब लिखी है, 6वीं शताब्दी में। और 6वीं शताब्दी ईस्वी की भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। तो कौन सी किताब भारतीय अर्थव्यवस्था की 6वीं शताब्दी की जानकारी देता है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी, किसके द्वारा लिखी गई, कॉस्मस द्वारा। और कॉस्मस का अन्य नाम क्या, भारतीय नाविक। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि कॉस्मस का एक अन्य नाम क्या है, भारतीय नाविक, या भारतीय नाविक किसका नाम है, कॉस्मस का। और कॉस्मस ही वह यूनानी बिच्छू था जो यहाँ कर बौद्ध बन गया। तो क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि कौन सा यूनानी बिच्छू था जो भारत आकर बौद्ध बन गया, तो कॉस्मस था। तो ये हमारे कंप्लीट होता है। इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए हमारे अगले हैं चीनी यात्री। तो पहले कुछ चीन के बारे में जान लेते हैं। जो चीन, चंगेज़ खान था मंगोलिया का शासक, वो चीन को हमेशा एक बात कहता था कि यह सोता हुआ अजगर है। अजगर जो सांप होता है, ये जिस दिन उठेगा पूरा विश्व इसके अंदर समा जाएगा। और चीन ने वैसे ही क्या, धीमे धीमे उठना चालू किया। 1970 के बाद से ये धीमे धीमे बढ़ना चालू करता है, अपना पेट खाली करता है। और 2020 में इसने एक ऐसा वायरस छोड़ा कि पूरे दुनिया को इसने रोक दिया। कोरोना वायरस, कोविड-19 जो कोविड कहा जाता है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इसने बर्बाद करी, खत्म। जो चंगेज़ खान इसको अजगर कहता था, बिल्कुल सही कहता था कि अजगर हर चीज़ निकल जाता है। लेकिन जब अजगर किसी इंसान के हाथ में पड़ता है तो उसको कैसे मारा जाता है, लाठी और डंडों से। तो चीन की भी आने वाले समय में हालत यही होने वाली, पूरा विश्व इसके पीछे पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम। और चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो अपनी राजधानी बीजिंग छोड़ के कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, वो बीजिंग ही में हैं, बीजिंग से बाहर नहीं जा रहे, उनको इतना डर है। और कोरोना काल के समय ही चीन ने भारतीय सैनिकों से बदतमीजी की थी, मतलब कि पेंगोंग झील जो तिब्बत के पास थी, उसमें आके इन्होंने भारतीय सेना के साथ वहाँ अड्डा जमा लिया था। पेंगोंग झील के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वहाँ आपने सुना होगा, जो न्यूज़ आती थी कि फिंगर 4 पे चीनी सेना कब्जा हो गया, फिंगर 5 पे चीनी सेना कब्जा हो गया, फिंगर 4 के आगे चीनी सेना नहीं जान देती। तो वहाँ ऐसे करके ऐसे फिंगर की आकार की वो हैं, पत्थर हैं, तो उनका नाम रख दिया गया फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, F1, F2, ऐसे F9 है। तो पहले यहाँ क्या होता था, जो भारतीय सेना थी वो F9 तक जाती थी, वहाँ का पूरा राउंड लगा के आती थी। जो चीनी सैनिक थी वो F9 से F1 तक पूरा सैनिक लगा, मतलब पूरा चक्कर लगा के वहाँ का देख रेख करते थे। तो चीन ने क्या बदतमीजी करी, यहाँ पे F4 पे अपनी सेना खड़ी कर दी। और जो भारतीय सेना जब उधर आगे जाने लगी तो उसको मना कर दिया। तो इस पीछे यहाँ विवाद हो गया, और विवाद में ही हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। और इनके जो 40 से 45 जो सुअर मारे गए थे, कुत्ते की मौत जो सुअर मारे गए थे चीनी सैनिक के, वो इसी विवाद के पीछे हुआ था। और जो भारतीय सैनिक मरे थे, इन्होंने एकदम अचानक रात को हमला किया था लाठी डंडे लेके।
तो हमारे भारतीय सूरवीर सैनिकों ने इनको जब मुंह तोड़ जवाब दिया तो ये उल्टे पैर भाग खड़े हुए, और फिर बाद में ये मामला भी गरमाया हुआ है, अब भी चल रहा है। तो चीन का जो भारतीय सैनिक है उनके बारे में एक बात कहा जाता है कि भूत भी जिससे डरता है वो भारतीय सैनिक हैं। तो ये चीन की क्या औकात जो भारतीय सैनिकों से लड़ाई करे, चीन और पाकिस्तान की। इनका एक बेटा भी दो मुआ साहब, जिसको हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वो 6 महीना चीन की तरफ देखता है, 6 महीना जब सोता है, मतलब एक मुंह बंद होता है तो दूसरी तरफ 6 महीना जगता है, तो जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उनकी तरफ देखता है कि कौन हमें भीख देगा, कौन हमें पालेगा पोसेगा। तो दो मुआ साहब की भी आप मौत जानते कैसी होती है, वो भी लाठी डंडों से मार के होती है। तो सांपों की मौत तो आपको पता है कि जब वो किसी घर के आसपास या गांव में आप लोग देखते होंगे निकलते हैं तो उसको लाठी डंडों से ही मारा जाता है। तो चंगेज़ खान ने उसको बिल्कुल सही नाम दिया था कि ये सोता हुआ अजगर है, जिस दिन ये उठेगा पूरे संसार को ये निगल जाएगा। और जब इन्होंने हमला किया था पैंगोंग झील पे, तब ये भूल गए थे वहाँ कौन से सैनिक लगे हैं, भारतीय सैनिक। और भारतीय सैनिकों में कौन, जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट थी। जो चाइनीज़ सैनिक है उनकी छाती तक नहीं आते थे, तो वो ऊपर क्या मारेंगे। उन्होंने एक एक सैनिक ने 4-4 को मारा। हमारे एक जो शहीद हुआ था सैनिक पंजाब रेजिमेंट का, उसने एक पतला दुबला था, लंबा था, 6 फुट हाइट का, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसने 4 सैनिकों को मारा था और चारों मर गए थे। मतलब 4 सैनिकों की मौत के घाट उतार दिए, कुत्ते की मौत जो मारते हैं, वो हमारे एक जो उसने मारा था पंजाब सैनिक था, उसने मारा था पंजाब का। तो ऐसे हमारे 20 सैनिक जो शहीद हुए थे। और जो हमारे लेफ्टिनेंट थे वो कर्नल, क्या नाम था उनका, बाबू संतोष सिंह शायद नाम था उनका, वो हमारे बिहार के ही थे, हमारे बिहार के गौरव थे। तो मतलब बिहार क्या, वो भारत के गौरव थे। हमारी भारतीय सेना किसी राज्य से संबंधित नहीं होती, वो भारत की होती है। तो उसका लिए एक अलग जज्बा है, अलग सम्मान है, वो कभी किसी के लिए कम नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं चीनी यात्री। चलिए, चीन का अंत जल्दी होने वाला है, जो भगवान से यही दुआ है। जिस हिसाब से उसने कार्य किया है पूरे विश्व में सबकी बद्दुआएं इसको लगेगी। तो चलते हैं चीनी यात्री के बारे में, चीनी यात्री देख लेते हैं। तो चीनी यात्री भारत को चिंतू कहते थे। एक तो इनकी भाषा पता नहीं कौन सी होती, सब सर्पीली भाषा होती है, चिंग चोंग पिंग पोंग, किसी को समझ ही नहीं आती है। तो भारत को ये क्या कहते थे, चिंतू कहते थे चीनी यात्री। तो चीनी यात्री भारत को क्या कहते हैं, चिंतू कहते हैं। तो इसका पहला जो हमारा है सुमाचिन, चीन का सर्वप्रथम इतिहासकार कहा जाता है सुमाचिन को। चीन इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है, सुमाचिन को। तो अगले हमारे फाहियान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच भारत में रहा। तो फाहियान कब से कब तक भारत में रहा, 399 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। और ये किसके समय आया, तो भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत में आया। तो कौन, फाहियान। और इसका यात्रा का उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, फाहियान द्वारा। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को बताएंगे, फाहियान और हेवनसांग और एक और थे, कौन थे, हेवनसांग और इत्सिंग। तो फाहियान स्थल मार्ग से आया एवं जल मार्ग से गया, हेवनसांग स्थल मार्ग से आया व स्थल मार्ग से वापस गया, और इत्सिंग जल मार्ग से आया और जल मार्ग से वापस गया। ये 3 क्वेश्चन पेपरों में कोई ना कोई एक कभी ना कभी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखिए कौन किससे आया और कौन सी यात्रा से वापस गया। तो फाहियान स्थल मार्ग से आया एवं जल मार्ग से गया। मध्य देश के ब्राह्मणों को देश कहा। जो मध्य देश थे उनके यहाँ जो ब्राह्मण थे, मतलब ब्राह्मण जो मध्य देश भारत को कहा जाता है, पहले बहुत बड़ा हिस्सा था इसका, उसको देश कहा है। तो किसको देश कहा है, मध्य देश के ब्राह्मणों को फाहियान ने देश कहा है। और अशोक के 6 अशोक स्तंभों का उल्लेख किया है। तो 6 अशोक स्तंभों का उल्लेख किसने किया है, फाहियान ने। तो चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं। एक राहुल गांधी जी हमारे जो युवा नेता हैं, उन्होंने यहाँ एक भाषण दिया था जब ये कांड हुआ था। उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना वो भारतीय ज़मीन पर चीनियों का कब्जा हो गया था। ऐसा कुछ नहीं था। उसका उनको पता नहीं था यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ की क्या वो है, तो ज्योग्राफी है वहाँ की, क्या क्या कितनी इक्वेटोरियल लाइन कौन सी पास होती है, क्या क्या है, ये सब नहीं पता होगा राहुल गांधी जी को। तो राहुल गांधी जी जान ले भारतीय सेना ने, मतलब कि चीनी सैनिक ने यहाँ पर कहीं कब्जा नहीं किया है। जो जितना अंदर आए तो वो उतना पीछे ही जा चुके हैं, तो ये पता होना चाहिए। और अभी कुछ समय पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले चीनी सैनिक
अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसे थे। वहाँ कम से कम 10-15 सैनिकों को चीनी सैनिकों को पकड़ के भारतीय सेना ने बहुत मारा था। तो चीनी सैनिक औकात में रहें, क्योंकि अब भारतीय सेना वो सेना नहीं रही। 1962 वाली ये नई सेना ये घर में घुस के मारती है। तो चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं चीनी यात्रियों के बारे में। चलिए हमारे अगले चीनी यात्री हैं हवेन त्सांग, जो कि हर्षवर्धन के काल में आए थे। तो हवेन त्सांग किसके काल में भारत आए? हर्षवर्धन के। और कब तक भारत में रहे, या हर्षवर्धन के काल में कब तक रहे? 16 वर्ष तक भारत में रहे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो हवेन त्सांग ने कौन से विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? नालंदा विश्वविद्यालय। इनका यात्रा विवरण किस नाम से प्रसिद्ध है? CU के नाम से इनका यात्रा विवरण प्रसिद्ध है। तो CU के नाम से किसका यात्रा विवरण प्रसिद्ध है? तो हवेन त्सांग का है। इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हवेन त्सांग को कहा जाता है। और वर्तमान में इनको क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि कहा जाता है। तो शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हवेन त्सांग को कहा जाता है वर्तमान में। स्थल मार्ग से भारत आया, वह स्थल मार्ग से ही वापस गया था। तो ऐसा कौन सा चीनी यात्री था जो स्थल मार्ग से भारत आया एवं स्थल मार्ग से ही वापस गया? तो हवेन त्सांग था। सर्वप्रथम भारत के कपीसा राज्य पहुंचा था। तो सर्वप्रथम ये भारत के किस राज्य पहुंचा? कपीसा राज्य में पहुंचा था। हवेन त्सांग जब भास्कर वर्मा के दरबार में था, तब हर्ष ने हवेन त्सांग को भेजने के लिए कहा। मतलब कि जब हवेन त्सांग भास्कर शर्मा के दरबार में गया था, तो हर्ष ने हवेन त्सांग को भास्कर वर्मा से वापस भेजने के लिए कहा था। तो भास्कर शर्मा ने इसका जवाब दिया था कि वह चीनी यात्री के बदले अपना सिर देना पसंद करेगा, लेकिन चीनी यात्री को वापस नहीं भेजेगा। तो एक ये है, पेपर में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मिला तो तुमने लिख दिया। हवेन त्सांग एंड हर्ष की पहली भेंट का जंगल बंगाल में हुई। तो का जंगल बंगाल में किसकी किसकी भेंट हुई? हवेन त्सांग या हर्ष की। और हवेन त्सांग ने शूद्रों को कृषक कहा। तो हवेन त्सांग ने शूद्रों को क्या कहा है? कृषक का। जो वर्ण व्यवस्था में 4 बातें बताई गई थी कि कौन कौन से होते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो हमारे निम्न जाति, सबसे निम्न जाति बताए गए थे शूद्र, उसको कृषक बताया है किसने? हवेन त्सांग ने। तो चलिए आगे चलते, आगे देखते चीनी यात्री के बारे में। इस नाम से तो नफरत सी हो गई, चीनी नाम से। चलिए चीनी यात्री में जो आगे बचा तो वो भी देख लेते हैं। तो इत्सिंग 671 ईस्वी से 693 ईस्वी में भारत में रहा। तो इत्सिंग कब से कब तक भारत में? 671 ईस्वी से 693 ईस्वी में भारत में रहा। नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। तो इत्सिंग कहाँ गया? तो नालंदा और विश्वविद्यालय में भी रहा था। इसके ग्रंथ कौन कौन से? प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा है, इसका प्रमुख ग्रंथ है। या ग्रंथ इत्सिंग का ग्रंथ कौन सा? प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा है, जिससे 56 बौद्ध भिक्षु एवं 56 बौद्ध यात्रियों के वर्णन है। चीन वैसे ही 56 इंची सीना से परेशान था, तो यहाँ भी 56 आ गए हैं। तो 56 बौद्ध भिक्षु एवं 56 बौद्ध यात्रियों का वर्णन कहाँ पे है? किसने किया? इत्सिंग ने। कौन सी कथा पे? कौन सी ग्रंथ में? प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा पे। समुद्र मार्ग से भारत आए, समुद्र मार्ग से ही वापस गए। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार अधिकतर कि कौन सा यात्री समुद्र मार्ग से भारत आया या समुद्र मार्ग से ही भारत चीन वापस गया? तो इत्सिंग था। तो अगले में हमारे चाओ जू कुआ चोल इतिहास की जानकारी दी है। तो चाओ ने चोल के इतिहास की जानकारी दी। तो चाओ जू कुआ ने चोल इतिहास की जानकारी दी। इसकी पुस्तक क्या है? चाओ ने चोल की चू फांची इसकी पुस्तक है। तो चाओ चू चो, तो तीनों को मिला के इसका एक ही नाम याद हो जाएगा। चाओ जू कुआ ने किसके इतिहास की जानकारी दी है? तो चोल इतिहास की। और पुस्तक कौन सी? चू फांची। सुंग युन ये कब आया? बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने भारत आया था। और 512 से 522 ईस्वी तक गंधार की यात्रा की थी। गंधार जो प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान में है। और ये महाभारत में जो मामा शकुनी जो कहे जाते थे, उनका जो क्षेत्र था वो गंधार क्षेत्र ही कहा जाता था। तो 512 से 522 ईस्वी तक गंधार की यात्रा किस चीनी यात्री की? सुंग युन ने की है। तो अगले हमारे वागस वास या वांग हुएन से 3 बार भारत की यात्रा की। और महुयान ने कब भारत में आया था? 1451 ईस्वी में भारत आया था महुयान।
तो कौन सा चीनी यात्री ये भारत में 1451 में भारत आया था? तो महायान। ये हमारे चीनी यात्री कंप्लीट होते हैं। इसके आगे चलते हैं। तो एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जैसे भारतीय लोगों ने इस बार चीन को 55,000 करोड़ की चोट पहुंचाई है दिवाली में। तो ऐसे ही अगली दिवाली हम 1,000 करोड़ का संकल्प लेके चलते हैं, 100,000 करोड़ का संकल्प लेके चलते हैं कि चीन को इतने रुपए की आर्थिक हानि पहुंचानी है। क्योंकि हम चीन और भारत आमने सामने अब युद्ध करने की स्थिति नहीं, क्योंकि दोनों देश अगर युद्ध करेंगे तो पूरा विश्व में विनाश के ओर चला जाएगा। तो हम चीन को किस प्रकार पीछे करते हैं? आर्थिक स्थिति से उसको हम पीछे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम भारतीय चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें और चीन की चीज़ों को कम इस्तेमाल करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय सेना का जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसका जो चीन ने हम भारतीय सैनिकों ने पहले ही बदला ले लिया, 40 से 45 जो इनके कुत्तों को मारा था उससे। और जो हमारी भारतीय सेना ने शहीदों को जो सम्मान दिया है, चीन वो दिवाली में चीनी से सामान का बहिष्कार करने का, उससे भी हमारे भारतीय सैनिकों को एक सम्मान मिला है। तो ऐसे सम्मान हम भारतीय सेना के लिए बरकरार रखेंगे और भारतीय सेना की जो ज़रूरतें हम पूरी करते रहेंगे और चीन के खिलाफ हम यूं ही लड़ाई में बने रहेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे अरब यात्री। तो अरब यात्री में पहले हैं अल बरूनी। तो अल बरूनी की किताब कौन सी? तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद, इनकी किताब का नाम है। तो अल बरूनी किताब कौन सी है? तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद। महमूद गजनवी का राज्य ज्योतिषी था। तो महमूद गजनवी का राज्य ज्योतिषी कौन था? अल बरूनी। इसने गीता का, पुराण का, बारहमीर का तथा ब्रह्मगुप्त का अध्ययन किया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि अल बरूनी ने इनमें से किस चीज का अध्ययन किया या अध्ययन नहीं किया? तो गीता, पुराण, बारहमीर तथा ब्रह्मगुप्त का अध्ययन किया। और इसने भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में बताया था। तो अगले हमारे सुलेमान, 9वीं शताब्दी में भारत आया। तो कौन 9वीं शताब्दी में भारत आया? सुलेमान। प्रतिहार एवं पाल राजाओं के बारे में लिखा। जो हमारे प्रतिहार एवं पाल शासक थे, पाल राजा थे, उनके बारे में किसने लिखा है? सुलेमान ने। पाल शासक को रुहमा। तो रुहमा पाल शासक को कहा है। राष्ट्रकूट राज्य को बल्हर और राष्ट्रकूट की राजधानी मानखेत को मंकीर कहा। तो सुलेमान ने पाल शासक को क्या कहा? रुहमा कहा। राष्ट्रकूट राज्य को बल्हर कहा, और राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेत को मंकीर कहा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके अनुसार बल्लर हमारा राष्ट्रकूट को राज्य बताया था, संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक था। तो सुलेमान ने जो बताया था, सुलेमान के अनुसार बल्लर जो इसने राष्ट्रकूट राज्य को कहा था, संसार के 4 बड़े राज्यों में से एक था। इसकी रचना देख लेते हैं, अखबार उल सिंध वाल हिंद। तो सुलेमान की रचना कौन सी? अखबार उल सिंध वाल हिंद है। और सती प्रथा का उल्लेख किया। सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम वो विदेशी यात्री या अरबी यात्री कौन था? सुलेमान था। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अरबी यात्री देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे अरब यात्री में। तो अल मसूदी। तो अल मसूदी को अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। तो अरब का हेरोडोटस किसे कहा जाता है? अल मसूदी कहा जाता है। 915 से 916 ईस्वी में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, मुरुजुल जहाब। तो मुरुजुल जहाब में किसके बारे में बताया गया है? तो प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में बताया गया है। तो प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में कौन से ग्रंथ में बताया गया? मुरुजुल जहाब। कब लिखा गया? 1915-1916 ईस्वी में। और किसका है? अल मसूदी का है। अल मसूदी कहाँ का निवासी था? बगदाद का निवासी था। प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। तो अल मसूदी भारत कब आया? किसके शासनकाल में भारत आया? तो महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया। कौन? महिपाल प्रथम प्रतिहार शासक थे। प्रतिहार शासक को बाउल कहा है। तो अल मसूदी ने प्रतिहार शासक को क्या क्या बाउल कहा है? राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बल्लर कहा है। तो जो राष्ट्रकूट शासक थे इंद्र तृतीय, उनको बल्लर किसने कहा है? अल मसूदी ने कहा है। उसके बाद हमारे अल विलादुरी, इन्होंने 9वीं शताब्दी में
फुतू अल बुल्दान लिखी? तो 9वीं सदी में फुतू उल बुल्दान किसने लिखी? अल बिलादुरी ने लिखी। अल बिलादुरी ने देवल स्मृति में प्रतिपादित शुद्धि, मतलब कि जो ये फुतू उल बुल्दान में क्या लिखा इन्होंने, अल बिलादुरी ने? जो देवल स्मृति थी कल हम जो पढ़ रहे थे, उसमें जो बताया गया था कि पहले जो इंसान हिंदू था, बाद में उसको जबरन मुस्लिम कन्वर्टेड कर दिया गया था। फिर जब उसको वापस हिंदू बनाया जाता, जो नियम दिए गए थे वो किस में दिए गए थे? देवल स्मृति में दिए गए थे। तो उसके बारे में इन्होंने फुतू उल बुल्दान में बताया है, अल बिलादुरी ने। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि किसने अपनी किताब में बताया है कि देवल स्मृति में प्रतिपादित शुद्धि आंदोलन की पुष्टि होती है, जिसके द्वारा जबरन इस्लाम ग्रहण करवाए गए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया जाता था? तो अल बिलादुरी ने फुतू उल बुल्दान में बताया है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे के अरब यात्री जो हमारे बच्चे हैं वो देख लेते हैं। चलिए हमारे अगले जो अरब यात्री वो कौन है? इब्न खुल्दादूब। तो इन्होंने फारसी भूगोल वेता थे। तो फारसी भूगोल वेता कौन सा अरब यात्री था? इब्न खुल्दादूब थे। इनकी किताबुल मसालिक उल ममालिक है। तो इब्न खुल्दादूब की किताब कौन सी? किताबुल मसालिक उल ममालिक है। भारतीय समाज में 7 जातियों को वर्णन किया है। तो कौन से अरब यात्री ने भारतीय समाज में 7 जातियों को वर्णन किया है? अब इब्न खुल्दादूब थे। तो आइए देख लेते हैं कौन से 7 जातियां बताइए। सबुक फुरिया में क्या बताया है? इसको सत छत्री भी कहा है। तो इसमें था कि राजा चुने जाते थे। तो सबुक फुरिया क्या था कि राजा जो चुने जाते थे वो किस द्वारा चुने जाते थे? सबुक फुरिया द्वारा। कतारिया, इसमें क्षत्रिय लोग होते थे। ब्राह्मण को बताया है। बैसुरिया, वैश्य समाज को बताया है। सुधारिया, शूद्र को बताया और शूद्र को कृषक भी बताया है। तो सुधारिया में शूद्र और कृषक भी बताया है। संडालिया, चंडाल को बताया है। व लहुद, खाना बदोश जातियां जो होती थी उनको बताया है। तो 7 जातियों का वर्णन किस अरब यात्री ने किया? इब्न खुल्दान ने किया है। तो कौन कौन सी थी? ये थी। कभी कभी वो इब्न खुल्दादूब भी बताते हैं कि कभी कभी मनुष्य तीर्थ स्थलों में पानी में डूबकर या अग्नि में जलकर आत्महत्या कर लेते थे। ऐसा क्यों करते थे? स्वर्ग में जाने की इच्छा के पीछे ये वहाँ जो जहाँ तीर्थ स्थल जाते तो वहाँ आत्महत्या कर लेते थे। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि यह कथन किसका है कि कभी कभी मनुष्य तीर्थ स्थलों में पानी में डूबकर या अग्नि में जलकर आत्महत्या कर लेते हैं? तो इब्न खुल्दादूब का है। हमारे अगले हैं अबूज ईद। तो अबूज ईद 916 ईस्वी में भारत व चीन की यात्रा अबूज ईद ने 916 ईस्वी में भारत व चीन की यात्रा की। इनकी रचना सिलसिला उत तवारीख है। तो अबूज ईद की रचना कौन सी? सिलसिला उत तवारीख। तो चलिए आगे चलते आगे देखते हैं कुछ अरब यात्री और बाकी वो भी देख लेते हैं। जो हमारे अगले अरब यात्री हैं अल इदरीशी, तो उनके बारे में जान लेते हैं। इनका ग्रंथ कौन सा है? अल इदरीशी का नुजहुल मुस्ताक इन्होंने लिखा है। नुजहुल मुस्ताक किसका ग्रंथ है? अल इदरीशी का। भारतीयों के चरित्र एवं न्यायप्रियता की प्रशंसा करता है। तो कौन भारतीयों के चरित्र एवं न्यायप्रियता की प्रशंसा करता है? अल इदरीशी। भारतीयों द्वारा की जाने वाली सूर्य पूजा तथा वृक्ष पूजा का उल्लेख किया करता है। तो कौन करता है? अल इदरीशी। अगले हमारे इब्न हौकाल, इनकी पुस्तक कौन सी? अस्काल उल बिल्लाद। तो अस्काल उल बिल्लाद में किसके बारे में जानकारी मिलती है? भारत के बारे में। और अस्काल उल बिल्लाद किसने लिखी? इब्न हौकल ने। अगले हमारे जो विदेशी हैं अल इस्तकारी खारी, तो इनकी रचना कौन सी? किताब उल अकलीम। तो किताब उल अकलीम किसकी रचना है? अल इस्तकारी की। तो मसालिक उल ममालिक भी इनकी रचना, मसालिक उल ममालिक। तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मसालिक उल ममालिक किसकी रचना है? अल इस्तकारी की। और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? भारत के बारे में जानकारी मिलती है। 915 ईस्वी में भारत आया था। तो अल इस्तकारी कब भारत आया? 915 ईस्वी में। ईरान का इस्तखल शहर का निवासी था। जो ईरान का इस्तखल शहर था वहाँ का निवासी था अल इस्तखारी। सिंध में इब्न हौकल से मिला। तो इब्न हौकल से अल इस्तकारी कहाँ मिलता है? तो सिंध में। और पवन चक्की का प्रथम उल्लेख किसने किया है? अल इस्तकारी ने। और विश्व का मानचित्र भी इसने बनाया है। तो 2 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं।
पवन चक्की का प्रथम उल्लेख किसने किया है? अल हस्तकारी। और विश्व का मानचित्र किसने बनाया? अल हस्तकारी ने। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बचा जो वो भी देख लेते हैं। चलिए हमारे अगले मार्को पोलो, जो यूरोप के निवासी थे और ये कहाँ के थे? राहुल गांधी की ननिहाल के, वेनिस इटली के। तो मार्को पोलो कहाँ के निवासी थे? मार्को पोलो राहुल गांधी की ननिहाल, वेनिस इटली के निवासी थे। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। पांड्य शासक कुलशेखर मालवर्मन के समय भारत आए। तो मार्को पोलो किसके समय भारत आए? कुलशेखर मालवर्मन के समय भारत आए। काकतीय वंश की राजकुमारी रुद्रम्मा देवी का उल्लेख किया है। तो रुद्रम्मा देवी के बारे में कौन से यूरोपीय यात्री ने बताया है? तो मार्को पोलो। और रुद्रम्मा देवी किस वंश की थी? काकतीय वंश की थी। 1288 में 1288 में चीन के मंगोल शासक कुबलाया खान के दरबार में गया था। तो मार्को पोलो मंगोल शासक कुबलाया खान के दरबार में कब गया था? 1288 ईस्वी में गया था। और यह भी कहा जाता है कि मार्को पोलो रेशम मार्ग से यात्रा करने वाला संभवतः प्रथम यूरोपीय यात्री था। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे, कौन पहला संभवतः प्रथम यात्री था जो यूरोपीय यात्री था जिसमें रेशम मार्ग से यात्रा की थी? तो मार्को पोलो था। तो चलिए हमारी जो ये क्लास थी आज की ख़त्म होती है और इसके साथ ही एक पूरा टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत भी ख़त्म होते हैं। तो कल से हम नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। और किसी को कोई तकलीफ़ या नया दिक्कत हो रही हो किसी पॉइंट को समझने में या कुछ नया टॉपिक पढ़ना वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और कल से फिर हम नए टॉपिक साथ मिलते हैं। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।